तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पूरे वाटर 7 में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के वांटेड पोस्टर्स छपवा दिए जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग इन्हें माफ नहीं करने वाले, ये सभी लोग अपराधी हैं, इन्हें किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अब इसके बाद वो शिपराइट लूफी से कहता है कि कल रात जिसने आइसबर्ग सान को गोली मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था। पागलों जैसी बातें मत करो, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम कोई बातें नहीं बना रहे। जब आइसबर्ग सान उठे तब उन्होंने बोला कि 2 लोग उनके कमरे में आए जिनमें से एक ने मास्क पहना हुआ था और दूसरी एक लड़की थी। और जब हमने गवर्नमेंट से इसके बारे में पता किया तो हमें पता चला कि निको रॉबिन वो तुम्हारे ही ग्रुप की एक मेंबर है। ये सुनकर लूफी और नामी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। हमें सही सही बता दो, तुम्हारा मकसद क्या है? क्या ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था? तुम यहाँ पर आइसबर्ग सान को मारने के लिए आए थे ना? और क्योंकि हम सभी को इसके बारे में अब पता चल चुका है, अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। तुम सभी को इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हमने तुम्हें एक बार माफ कर दिया तो शायद वापस से तुम उन्हें मारने का ट्राई कर सकते हो। और ऐसा कहने के बाद ये बंदा लूफी पर हमला कर देता है। लूफी का क्रू अब वांटेड लिस्ट में आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब इनमें से कोई नहीं बच सकता। रॉबिन को ऐसे बुरा मत कहो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, समझ गए ना? मुझे आइसबर्ग से बात करनी है, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, वो रॉबिन नहीं हो सकती। तुम एक अपराधी हो, हम तुम्हें उनके पास नहीं लेकर जाने वाले। क्या पता तुम उनके साथ क्या कर दो। हाँ, पीछे से सभी लोग बोलते हैं गैलीला कंपनी इन्हें दिखा दो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उनमें से एक बंदा नामी को पकड़ लेता है। ये भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में से एक है, मैंने इसे पकड़ लिया है। और लूफी कहता है कि नामी को छोड़ दो, हम सब तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी बात मानो, हमने कुछ नहीं किया यार। ये सुनकर शिपराइट लूफी से कहता है कि अब कहानी बनाने से कुछ नहीं होने वाला, तुम और तुम्हारे क्रू में से अब कोई भी बचकर नहीं जा सकता। और ऐसा बोलकर लूफी को अपनी रस्सी से पकड़ लेता है और बाकी सभी लोग भी लूफी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर लूफी इन सभी के अटैक को डॉज कर लेता है। ये शिपराइट देखकर कहता है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं है। और तभी एक दूसरा शिपराइट अपनी कैनन से लूफी पर हमला कर देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तुम्हें अभी तक सुना ही नहीं दिया? ये मेरी और उसके बीच की फाइट है, बीच में मत आओ। पर कोई भी फ्रैंकी की बात को नहीं सुनता है। ठीक है, अगर यही बात है तो अब देखना, तुम सबको मैं बताता हूँ, तुम सभी को पता चलेगा फ्रैंकी की असली ताकत के बारे में। अपनी एयर गन का यूज करके इन सभी पर हमला कर देता है और इस हमले की वजह से एक पूरा का पूरा शिप ही टूट जाता है और साथ ही सभी शिपराइट्स भी हवा में उड़ जाते हैं। नामी की जान बच जाती है और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। नामी, हम आइसबर्ग सान के पास चलेंगे। और मौके का फायदा उठाकर नामी को पकड़कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम गोइंग मैरी को देखते हैं, जहाँ पर सांजी और चॉपर गोइंग मैरी को ही देख रहे हैं और बोलते हैं कि उस सब तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, पर कुछ भी हो जाए हमें उसे एक्वा लगुना के बारे में बताना ही होगा ताकि वो भी उससे बच सके। तो क्या तुम तैयार हो चॉपर? हाँ, मैं तैयार हूँ। और ऐसा बोलने के बाद ये दोनों चिल्लाकर कहते हैं क्या बोला? एक्वा लगुना आने वाली है, वो भी आज रात को? पूरा का पूरा शहर पानी में डूब जाएगा संजी। मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी को बचना है तो एक ऊंची जगह पर चला जाए। क्या बोला? किस जगह पर चला जाए? मैंने बोला ऊंची जगह पर चला जाए। हाँ, तुमने सही कहा चॉपर, ऊंची जगह पर जाना होगा, तभी हम उससे बच सकते हैं। और तभी उसब बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि काश उसब ने ये सब कुछ सुन लिया हो। यहाँ पर उसब कहता है कोई किसी लहर के बारे में बात कर रहा था, मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं। ये सब लोग तो चले गए, पर क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है तो मैं उनके पीछे नहीं जाने वाला। पर जब मैं वापस से फ्यूल डाल लूंगा तब मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट को सबक सिखा कर ही रहूंगा, वो ताकतवर था। यहाँ पर शिपराइट्स कहते हैं कि वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स तो भाग गए और अब इन्हें लगता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे वाटर 7 से, इसलिए आज रात एक्वा लगुना के आने से पहले ही इन्हें उनका खेल खत्म करना होगा। हम उन्हें यहाँ से नहीं भागने दे सकते। और यहाँ पर हम दादी को देखते हैं जो कि वाटर 7 की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर हम नामी और लूफी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और आइसबर्ग सान से मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। नामी, मैं अंदर जाकर आइसबर्ग से पूछूंगा कि उन्होंने निको रॉबिन को अपराधी क्यों डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा बोलकर लूफी इस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और सब लोग इसे देखकर कहते हैं ये तो वही स्ट्रॉ हैट है ना, लगता है आइसबर्ग सान को मारने आया है, उसे पकड़ो जल्दी। और ये सभी लोग लूफी का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर आइसबर्ग सान ये सब कुछ सुनकर कहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। लूफी सर, वो यहाँ पर आ गया है। अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरा एक काम कर दो खलीफा। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि सभी से बचकर भाग रहा होता है और तभी आइसबर्ग की असिस्टेंट कहती है हे, मेरे पास आओ। पर लूफी आइसबर्ग सान के कमरे में आ जाता है। आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी सर। क्या ये बात सच है कि वो रॉबिन ही थी? ये सुनकर आइसबर्ग कहता है कि हाँ, इसने अपनी आंखों से देखा, वो निको रॉबिन ही थी। ये सुनकर लूफी बुरी तरह से चौंक जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको क्यों मारेगी? और तभी आइसबर्ग लूफी के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर देता है। ये सब छोड़ो बच्चे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक काम था, मुझे निको रॉबिन से मिलना है। और यहाँ पर वाटर 7 के सभी लोग एक खबर को पढ़ रहे होते हैं कि अपराधी और कोई नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स थे। यहाँ पर रॉबिन को भी देखते हैं जो कि यही सेम न्यूज पढ़ रही होती है और लोगों की बातें सुनती है कि उन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को चारों तरफ ढूंढो और जहाँ पर भी मिले उन्हें खत्म कर दिया जाए। इधर आइसबर्ग लूफी से कहता है कि इसे निको रॉबिन से मिलना है, पर सर मुझे भी नहीं पता कि निको रॉबिन कहाँ पर है। और तभी गोली चल जाती है जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। आइसबर्ग सान, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जाकर जल्दी से उन सभी पायरेट्स को ढूंढो, खास करके उस रॉबिन को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी बाहर आ चुका है। लूफी, अंदर क्या हुआ? क्या तुमने आइसबर्ग से बात की? ये सुनकर लूफी कहता है कि हाँ, इसने उससे बात की, पर उसने कहा कि वो रॉबिन ही थी जो कि उससे मारने के लिए कल रात को आई थी। पर रॉबिन ऐसा क्यों करेगी लूफी? ये तो मुझे भी नहीं पता है नामी। और यहाँ पर हम दादी कुरोको को देखते हैं जो कि वाटर 7 में आ चुकी है और एक ऑफिसर से कहती है कि ये सब इतनी ज्यादा चेकिंग क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की वजह से हो रहा है। उन सभी ने कल आइसबर्ग सन पर हमला कर दिया था। काकुरो ये सुनकर कहती है क्या आइसबर्ग सन पर हमला हो गया? और उस न्यूज़पेपर को देखती है। यहाँ पर लूफी और नामी ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं और लूफी नीचे आकर कहता है नामी, हम नीचे आ गए। और नामी इस पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। भाई, ये मार दिया साले लूफी, अगली बार से ऐसा मत करियो, इतनी ऊपर से कूद के नीचे, हम मर भी सकते थे। अरे यार, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तूने कहा था एलिवेटर से नहीं जा सकते हम, सब लोग हमें पकड़ लेंगे। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तू 10,000 फीट से नीचे कूदेगा, पागल वागल है क्या? अच्छा ठीक है नामी, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। पर ये सब छोड़ो लूफी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखकर ऐसा लगता है कि आज रात को कुछ होने वाला है, कुछ बहुत
बहुत ही बुरा। यहाँ पर पक्का कोई तूफान आने वाला है जो कि पूरे शहर को निगल जाएगा। वैसे ये सब छोड़ो, इसे बाद में देखते हैं, चलो अपने काम पर लग जाएं। और यहाँ पर हम ब्लू नोज बार को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी आ रखा है और बार वाले से कहता है कि सुनो इसे भर दो। ये सुनकर बार वाला कहता है कि क्या इस बार ये बंदा पैसे लाया है? क्या बोला तू? पैसे? हाँ, तुम कितना बेकार हो, सच में अपने कस्टमर से पैसे लोगे तुम? हाँ, और फ्रैंकी के साथ ही कहती है वैसे हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं सर, जो कि कल रात को बच गए थे। क्या हमारे पास अभी भी पैसे बचे हुए हैं? जल्दी इन्हें मुझे दो। और उन सभी पैसों को हवा में उड़ा देता है। आज तुम सभी लोग लकी हो, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है, इसे रख लो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फ्रैंकी तुम तो कमाल के हो। और ऐसा बोलने के बाद ही बंदा एक चेयर पर बैठ जाता है। हे, तुम तो फ्रैंकी हो, है ना? क्या तुम तो कुकुर हो? कैसे हो फ्रैंकी? अरे यार, ये हफ्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा बेकार था और ये सब कुछ उस स्ट्रॉ हेड पायरेट की वजह से हुआ है। और ऐसा बोलने के बाद ही बंदा अपने फ्यूल को फुल कर देता है। दरअसल ये बंदा फ्यूल पर चलता है। अब ठीक है, अगर वो मुझे दोबारा से मिल गया तो नहीं बच पाएगा। वैसे कुकुर हो, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? हाँ, मैं चाहती थी कि आइसबर्ग सान के साथ एक ड्रिंक करूं, पर मैंने सुना कि उससे गोली लग गई है। हाँ, ये सब कुछ उन पायरेट्स की गलती है। ये सुनकर कुकुरो हंसने लग जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम इस बार गलत हो फ्रैंकी। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो? वर्ल्ड गवर्नमेंट आइसबर्ग के पीछे थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। क्या तुम समझे? इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CP9 होगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुमसे, CP9 के बारे में कोई भी नहीं जानता है। वो सभी लोग छुप कर काम करते हैं और इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि ये सब कुछ एक अफवाह है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी लोग एक असैसिनेशन किलर्स हैं जो कि लोगों को मारते हैं बिना किसी की नजरों में आए। और हाँ, अगर तुम लोग उनके बीच में आए तो तुम्हारा कीमा बन जाएगा, समझ गए ना? और यहाँ पर हम रॉबिन को देखते हैं जहाँ पर कोई बंदा रॉबिन से कहता है कि बहुत बढ़िया निको रॉबिन, तुमने कल रात को बहुत बढ़िया काम किया और अब पूरा शहर इसके पीछे होगा। पर चिंता मत करो, कल जो हुआ वो बस एक शुरुआत थी। असली मजा तो आज रात को आने वाला है। हम फिर से आइसबर्ग सान के कमरे में जाएंगे और आज रात वो कितना ही मासूम क्यों ना बन ले, पर CP9 आज उसका काम तमाम कर देगी। और ये बात अपने दिमाग में डाल ले रॉबिन, ये सब कुछ इंसाफ के लिए हो रहा है। यहाँ पर कुछ देर बाद सभी लोग किसी ऊंची जगह पर जा रहे हैं एको लगुना से बचने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सुनो, हम सबका काम है कि उन पायरेट्स को जिंदा पकड़ना है किसी भी हालत में। जोरो ये सब कुछ सुन रहा होता है एक दीवार के पीछे छुपकर और सोचने लगता है कि ये लोग इन्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं। तभी जोरो के पास एक न्यूज़पेपर आकर गिरता है जिसे पढ़कर जोरो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल के रहा है। ये क्या, स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने किसी को गोली मार दी? अरे यार, ये कैसे हो गया? तभी कुछ लोग जोरो को देख लेते हैं। यहाँ पर हम होटल के ओनर को देखते हैं जो कि बोलता है जी सर, ये सब लोग मेरे ही होटल में रुके थे। एक काम कीजिए, उनके रूम में जाकर उनके आने का इंतजार कीजिए क्योंकि उनका सामान वहीं पर है सर। वो पक्का उसे लेने वापस जरूर आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग गोइंग मैरी के ऊपर आ चुके हैं और बोलते हैं कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का शिप है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं इंक्लूडिंग उसप। शिप अब चलने की हालत में भी नहीं है, इसलिए पक्का वो सभी लोग यहाँ से चले गए होंगे। और उसप ये सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार, चलो यहाँ से चला जाए। उसप उन सभी को देखकर कहता है आखिर ये सब लोग थे कौन और ये हमें क्यों ढूंढ रहे थे? पक्का उन सभी ने कुछ कर्म कांड किए होंगे। और यहाँ पर हम सांजी और चॉपर को देखते हैं जहाँ पर सांजी कहता है कि एको लगुना आज रात को आने वाली है, पर तब भी एक ट्रेन आज रात ठीक 11 बजे यहाँ से निकलने वाली है जो कि वाटर 7 से एनीज लॉबी जाएगी। पर ये सब छोड़ो, हमें तो रॉबिन को ढूंढना था। और एक आदमी से रॉबिन के बारे में पूछता है क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है सर? क्या ये लड़की तो एक खूनी है। क्या तुम्हें नहीं पता, कल रात को इसने आइसबर्ग सान पर गोली मार दी। सांजी ये सुनकर कहता है यहाँ के लोग तो पागल हैं, हमें कुछ जाकर रॉबिन को ढूंढना होगा चॉपर। तभी चॉपर को एक खुशबू आती है। ये तो उसी की है। सांजी मेरे पीछे आओ। और चॉपर कहीं पर जाने लगता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। क्या हुआ चॉपर, क्या तुम्हें कुछ मिला? और सांजी सामने देखता है और देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि रॉबिन इनके सामने खड़ी है। रॉबिन जैन, हम काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे, सब लोग आपके लिए बहुत परेशान हैं। आप कहाँ चले गए थे? तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, ये दूरी हमेशा के लिए रहेगी। मैं तुम लोगों के पास वापस नहीं आ सकती हूँ सांजी। इस शहर में आते ही हमारे रास्ते अलग हो गए थे। आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। अगर आप उस न्यूज़पेपर वाली बात से परेशान हैं तो प्लीज उस पर भरोसा मत कीजिए। आप मुझे आप पर भरोसा है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप कोई खूनी नहीं है। मुझे माफ कर देना सांजी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। वो आर्टिकल गलत नहीं है, मैंने सच में कल आइसबर्ग को मारा था। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ सांजी, मैं वो हूँ जो कि अपने साथ एक बुरा अंधेरा लेकर चलती है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया सांजी। और किसी दिन ये अंधेरा तुम्हें भी खत्म कर देगा। और आओकी जी की बात गलत नहीं थी, उसने सही कहा था कि इनके ग्रुप में सब कुछ गड़बड़ होने वाली है अगर रॉबिन इनके साथ रहेगी। ये सब सुनकर सांजी रॉबिन से कहता है बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बेकार की बातें हैं, प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। माफ कर देना, तुम सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें खुद से अलग करके अपने अंधेरे से दूर कर सकती हूँ। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे सांजी, अलविदा। और रॉबिन के जाने के बाद सांजी और चॉपर आपस में बात करते हैं। चॉपर, तुम लूफी और बाकी सभी के पास जाओ और यहाँ पर हुई सभी की सभी बातों के बारे में उन्हें बता दो। और हाँ, मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ। और यहाँ पर लूफी, नामी और जोरो सभी लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। और नामी जोरो से कहती है साले जोरो, इन्हें हमारे पीछे लेकर आने की क्या जरूरत है तुझे? मैंने नहीं लेकर आया हूँ, ये सब लोग शुरू से ही मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी सभी लोग एक दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और जैसे ही सभी लोग यहाँ पर आते हैं तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर सभी लोग कहते हैं अरे यार, ये सब लोग कहाँ पर चले गए? और यहाँ पर लूफी और ये बाकी सभी लोग ब्रिज के नीचे छुपे होते हैं। बहुत बढ़िया लूफी, बस थोड़ी देर और रुको, वो यहाँ पर नहीं है, चलो कहीं और चलकर देखते हैं। और चॉपर लूफी को देख लेता है जिसे देखकर लूफी और ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं डर के मारे। और यहाँ पर हम एक टिम्बर की दुकान को देखते हैं जहाँ पर उस शॉप के ओनर को कुछ पैसे देकर कहता है प्लीज मुझे शिप को रिपेयर करने वाला सामान दे दीजिए। पर इतने में कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको कुछ और सामान दे सकता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर पैसे नहीं है तो बाद में आना। अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा छोड़ो यार, ये सफरी में ले जाओ। और उस सबको वो सारा सामान दे देता है और उसे लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी नीचे गिर जाता है। रुको, तुम कमजोर लग रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। और उस सबको अपना खाना दे देता है। ये मेरा है लेकिन तुम इसे खा सकते हो। आपका शुक्रिया सर। और अपनी शिप की तरफ जाने लगता है। ध्यान से जाना। थोड़ी देर
बाद उस शॉपरशिप के ऊपर पहुंच जाता है और खाना खा रहा होता है। वो आदमी कितना अच्छा था और मैरी को ठीक करने लगता है। मैरी तुम चिंता मत करना, मैं उस तूफान के आने से पहले ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम उसी बार को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उस स्ट्रॉ हेड पायरेट ने मेरे घर को तोड़ा और मैं उसका अभी तक कुछ नहीं कर पाया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को देखते हैं। ये सब कितना ज्यादा बुरा हुआ, सभी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हम चैन से सो भी नहीं सकते। चॉपर वैसे सांजी कहाँ पर है? वो तो तुम्हारे ही साथ था ना? हाँ वो मेरे ही साथ था। और चॉपर सारी बातें इन सभी को बता देता है। क्या रॉबिन ने ऐसा कहा? पर क्यों? हाँ उसने ऐसा ही कहा लूफी। पहले ही हम बहुत ज्यादा परेशान थे और अब ये सब कुछ हो गया। अब समय आ चुका है पता करने का कि रॉबिन हमारी दोस्त है भी या नहीं, या फिर हमारी दुश्मन है। मैं जानता हूँ शुरू से ही हमारे दुश्मन थी। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। उसने आइसबर्ग सान को मारा ताकि हम सभी लोग फंस जाएं। उसे ये बात अच्छे से पता थी अगर उसने मेयर को मार दिया तो गवर्नमेंट हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। और वैसे क्योंकि अभी तक वो मेयर को नहीं मार पाई है तो पक्का आज रात को वापस से ट्राई करेगी। और अगर उस वक्त हम यहाँ पर होंगे तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। सांजी तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे वो हमारी दुश्मन थी? सुनो मेरी बात, मुझे नहीं पता वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का ये फैसला ले चुका होता। अगर वो सच में हमारी दोस्त थी तो उसने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ अगर कुछ करना है तो हमें आज रात को ही करना होगा। बोलो कैप्टन, क्या हम सब लोग रॉबिन के पास जा रहे हैं? हम सभी लोग जाएंगे। सुनो, चॉपर ने कहा कि सांजी ने रॉबिन को किसी के साथ देखा था। रॉबिन किसी मास्क वाले के साथ आई थी। हो सकता है कि वो आदमी ही रॉबिन से ये सब कुछ करा रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये हो सकता है। पर अब हमें करना क्या होगा? हम वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? हम जाकर रॉबिन को पकड़ेंगे। आज वो आइसबर्ग सान को मारने के लिए जरूर आएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं। आखिरकार वो लूफी कहाँ पर चला गया? और तभी उसके बाकी के साथी यहाँ पर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि बॉस क्या आपने लूफी को मार दिया क्या? पर फ्रैंकी कहता है कि नहीं, लूफी उससे बचकर भाग गया। क्या सर वो भाग गया? वैसे हमें उसका वो लंबी नाक वाला साथी मिल गया था जो कि अपने शिप के ऊपर अकेला ही था। और अगर हम वहाँ पर जाते हैं उन सब के आने का इंतजार करें तो वो जरूर वापस आ जाएंगे सर। और तब आप उन सब की बैंड बजा देना। हाँ बढ़िया आइडिया है। अगर ऐसी ही बात है तो चलो उस लंबी नाक वाले को पकड़ा जाए। और जब ये वो सुनेंगे कि हमने उनके साथी को पकड़ लिया है तो पहले की तरह जरूर वापस से लड़ने के लिए आएंगे और तब मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। और यहाँ पर गैरिला कंपनी के बाहर लूफी को मारने के लिए सभी लोग खड़े हैं ताकि आइसबर्ग सान को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर सभी के सभी शिपराइट्स भी दरवाजे के बाहर खड़े हैं जिसके इस तरफ आइसबर्ग सान है। पक्का वो लोग वापस जरूर आएंगे ताकि आइसबर्ग सान को खत्म कर दें। और हम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि आइसबर्ग ठीक उस बिल्डिंग के अंदर है। क्या लगता है तुम्हें रॉबिन कब तक आएगी उसे मारने के लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता है लूफी, पर वो सभी लोग बहुत तैयारी में लग रहे हैं। क्या रॉबिन सच में आएगी भी या नहीं? और हम रॉबिन और उसी मास्क वाले को देखते हैं और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं एक पेड़ के ऊपर चढ़कर। और चॉपर कहता है कि लोग सीधा अंदर नहीं जा सकते, इन्हें कुछ और सोचना होगा। हाँ चॉपर तुमने सही कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। तुम और प्लान बनाओगे लूफी? हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनो, जैसे ही रॉबिन या कोई और दिखे तो हमें बताना चॉपर, ओके? हाँ ठीक है मैं समझ गया जोरो। ये रात काफी बड़ी होने वाली है। अगर हम इस रात में रॉबिन को नहीं पकड़ पाए तो हमें हमेशा के लिए उसे अलविदा कहना होगा। नहीं जोरो, हम रॉबिन को जरूर पकड़ लेंगे। यहाँ पर हम आइसबर्ग सान को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट से कहता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ और पाउली को अंदर भेज दिया जाए। असिस्टेंट बाहर चली जाती है और पाउली से कहती है कि आइसबर्ग सान ने कहा कि ये इनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं और अंदर चला जाता है। और अंदर पाउली आइसबर्ग के सामने बैठ जाता है और आइसबर्ग इसे कुछ काम सौंपता है जिसे सुनकर पाउली बुरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि हाँ मैं इस काम को कर दूंगा। माफ करना, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए सर, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं अभी से इस काम को शुरू कर देता हूँ सर। और ऐसा कहने के बाद सभी से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर रुको, मैं काम को निपटा कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद शिपराइट ऑफिस के अंदर आ जाता है और आइसबर्ग सान की बात को याद करता है कि उन्होंने बोला कि जिस चीज के बारे में ये इसे बताने वाले हैं वो इनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। ऑफिस में जाकर कारपेट को उठा दो और उसके अंदर इसे एक लॉकर मिलेगा जिसके अंदर इसे एक चीज मिलने वाली है। यहाँ पर हम रॉबिन और उसी मास्क वाले को देखते हैं जहाँ पर स्नेल के जरिए एक आदमी कहता है कि जैसे ही इन्हें सिग्नल मिले तो अंदर चले जाना और अपना मिशन शुरू कर देना। ये सुनकर मास्क वाला रॉबिन से कहता है तो क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कौन था? आग को काबू में करो। और अंदर एक शिपराइट आइसबर्ग के पास आ जाता है और कहता है सर क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर दो शिपराइट्स यहाँ से चले जाते हैं। काको ये सब देखकर हैरान रह जाता है और कहता है उन सबको ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर सिर्फ हम ही दो बच्चे हैं। यहाँ पर हम एक दूसरी मास्क वाली लड़की को देखते हैं जो कि उड़ती हुई गैरिला कंपनी की छत पर आ जाती है और यहाँ पर कई सारे लोग इसे घेर लेते हैं। अब तुम यहाँ से नहीं बचने वाली। ये मास्क वाली लड़की ये सब सुनकर कहती है कि अच्छा होगा ये इसके रास्ते में ना आए और इसे यहाँ से जाने दे। यहाँ पर हम रॉबिन और उसी मास्क वाले को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और मास्क वाला रॉबिन से कहता है कि सुनो और घर के ब्लूप्रिंट को अच्छे से याद रखना। चॉपर ये सब कुछ देख लेता है। दोस्तों यहाँ तो काफी कुछ गड़बड़ हो चुकी है। लूफी अब हमें क्या करना चाहिए? पर ये क्या, लूफी तो यहाँ पर है ही नहीं भाई। लूफी यहाँ से पहले ही जा चुका है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये पागल कहाँ पर चला गया? और यहाँ पर रॉबिन और वही मास्क वाला बंदा गैरिला कंपनी के सामने आ जाता है और इन सभी को ये सब घेर लेते हैं। ये लोग इन पर फायरिंग कर देते हैं। पर ये क्या, यहाँ पर तो ये लोग है ही नहीं। ये दोनों यहाँ से गायब हो चुके हैं और यहाँ पर पाउली को वो मिल जाता है जो कि ऑफिस के अंदर ढूंढ रहा था। और तभी दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये वही चीज है हाँ, जिसे आइसबर्ग छुपा रहा था। तुम लोग हो कौन और अंदर कैसे आए? हम दोनों इंसाफ के लिए काम करते हैं। हम हैं CP9। चाहे तुम कोई भी हो पर अंदर आने से पहले तुम्हें हमारे लोगों का सामना करना होगा। क्या कहा तुमने? बाहर तो कोई भी नहीं है। चुपचाप उस चीज को हमें दे दो जो कि आइसबर्ग के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। यहाँ पर हम रॉबिन और उसी मास्क वाले को देखते हैं जहाँ पर मास्क वाला रॉबिन से कहता है तो ठीक है मुझे धक्का दो रॉबिन। और सीधा आइसबर्ग सान के कमरे में आ जाते हैं। आइसबर्ग ये देखकर कहता है मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे, पर वहाँ पर तो कोई दरवाजा था ही नहीं। ये मास्क वाला कहता है हाँ दरअसल मेरी डोर डेविल फ्रूट की ताकत थी जिसकी मदद से मैं किसी भी जगह पर एक दरवाजा बना सकता हूँ। वैसे ये सब छोड़ो। और ऐसा बोलने के बाद ये आइसबर्ग सान को गोली मार देता है। पर हमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। हाँ मैं जानता हूँ पर मैं नहीं
चाहता था कि कोई बेकार की चाल चलते और हमारे CP9 के मिशन के बीच में आ जाए। आइसबर्ग ये सुनकर कहता है, क्या CP9? तो मैंने सही सोचा था, ये स्ट्रॉ हेड पायरेट्स नहीं CP9 का काम था। हाँ, तुमने सही कहा। पता है हमने तुम्हें कल क्यों नहीं मारा? ताकि सारा का सारा इल्जाम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ऊपर आ जाए, और अगर हम तुम्हें कल ही मार देते तो वो चीज हमें कभी नहीं मिल पाती। एक शिप का ब्लूप्रिंट जो कि गुप्त तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है, और आज भी मुझे लगता है कि तुम यही करने वाले थे और तुमने उस ब्लूप्रिंट को शिपरेट को दे दिया। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मेरे साथियों ने इसे पहले ही घेर लिया था। और इसके बाद रॉबिन से कहता है, रॉबिन मेरी बात सुनो, जब उन्हें वो ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तो इसका काम तमाम कर देना, और जब हम इन दोनों को मार देंगे तो ब्लूप्रिंट लेकर यहाँ से चले जाएंगे और सारा का सारा इल्जाम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहाँ पर नामी जोरो से कहती है कि वो लूफी है, वो पक्का सामने की तरफ से गया होगा क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, और अभी सभी लोग लूफी का पीछा कर रहे होंगे और हमें अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा चॉपर। और ये सभी लोग गेरिला कंपनी के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही सामने देखते हैं तो यहाँ पर शिपराइट्स की भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि दो बिल्डिंग्स के बीच में फंसा होता है और बोलता है कि इसे लगा था कि यहाँ से आराम से निकल जाएगा। भाई फंस गया यार, पर जो भी हो मुझे जल्दी करना होगा, बस कुछ देर और इंतजार करना रॉबिन, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये मास्क वाला बंदा सभी शिपराइट्स को मार देता है। ये देखकर सभी शिपराइट्स डर जाते हैं। जल्दी यहाँ पर आओ वरना आइसबर्ग सान को भी मार देगा। ये सुनकर शिपराइट कहता है, पर काकू और लूची तो वहीं पर है। इसके बाद हम काकू और लूची को देखते हैं जिन्हें भी उस मास्क वाले ने अकेले ही हरा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की? पर ऐसे बोलने के बाद इस मास्क वाले पर हमला कर देता है, पर मास्क वाला बंदा आराम से इसके हथियार को रोक देता है और इसे भी नीचे गिरा देता है। यहाँ पर जोरो, नामी और चॉपर भाग रहे होते हैं। भागने का कोई भी फायदा नहीं है, इससे बढ़िया है कि हम इन सभी को हरा कर अंदर चले जाएं। जोरो एक जगह पर रुक जाता है, तो ठीक है, मैं तुम सभी को हराए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। पर जोरो, वो सभी लोग हमारे दुश्मन नहीं है, उन्हें जान से मत मारना। हाँ ठीक है, चिंता मत करो नामी। और जोरो तेजी से उस भीड़ के अंदर घुसकर पलक झपकते ही सभी को हरा देता है। यहाँ पर आइसबर्ग और रॉबिन को देखते हैं, जहाँ पर आइसबर्ग रॉबिन से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग फिर से मिलेंगे। वैसे मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे वांटेड पोस्टर्स मेरे कमरे में भी लगा रखे थे ताकि मैं तुम्हें भूल न जाऊं, पर अब तुम मेरे सामने ही आ चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ऐसा बोलने के बाद अपनी गन को रॉबिन के ऊपर रख देता है। मैं तुम्हें शुरू से ही मारना चाहता था, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पॉनिग्लिफ्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और तुम अकेली ही हो जो कि उन्हें पढ़ सकती हो, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इनाम रख दिया था, वो भी इतनी ज्यादा छोटी उम्र में, क्योंकि तुम वो अकेली हो जो कि इन प्राचीन हथियारों को वापस लेकर आ सकती हो। तुमने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को भी छोड़ दिया और अब गवर्नमेंट के साथ मिल गई। ऐसा क्यों है? तुमने ऐसा क्यों किया? अगर गवर्नमेंट को ही मिल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रॉबिन आइसबर्ग से कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मैं उन पॉनिग्लिफ्स को कैसे पढ़ती हूँ, इसलिए कुछ ना बोलो तो सही रहेगा और मुझे अभी के लिए अपना काम करने दो। आइसबर्ग ये सुनकर कहता है, वैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम भी उन प्राचीन हथियारों के लोकेशन के बारे में अच्छे से जानती हो और मेरे पास ब्लूप्रिंट है प्राचीन हथियार प्लूटोन का। प्लूटोन वो एक शिप थी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थी और अगर किसी को वो भी मिल जाती है तो वो दुनिया को अंत की तरफ लेकर जा सकती है। तुम पागलों की तरह सरकार की हेल्प कर रही हो, आखिर क्यों? मेरी बात सुनो, ये ब्लूप्रिंट मुझे टॉम नाम के एक आदमी ने दिया था, वो भी आज से ठीक 20 साल पहले। CP9 को देने से अच्छा मैं इन ब्लूप्रिंट्स को जला दूं, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बात यहीं तक खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हें प्लूटोन की लोकेशन के बारे में पता था, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। रॉबिन, मैं इस दुनिया में जंग होते हुए नहीं देख सकता। और तभी रॉबिन इसे पकड़ लेती है। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि अपने हाथों से एक पिलर को पकड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलता है, अब ठीक है ना, मुझे तो लगा था कि मैं वहाँ पर फंसा ही रह जाऊंगा। और लूफी गेलीला कंपनी की तरफ चला जाता है और यहाँ पर हम पाउली शिपराइटर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ये बंदा नीचे गिर जाता है। ये देखकर CP9 का एक आदमी इससे कहता है, बहुत बढ़िया, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें वो ब्लूप्रिंट मिल गया है। ये सुनकर शिपराइट पॉली कहता है, वैसे एक बात कहूँ क्या? ये नकली था। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये नकली ही था। आइसबर्ग सान ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुम्हारा प्लान बेकार हो चुका है। अरे यार, इन सबने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की, तुम्हें मरना होगा। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। ए, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई? CP9 वाले लूफी को देखकर कहते हैं, अच्छा तो यही है स्ट्रॉ हेड लूफी। हाँ, तुम तो वही मास्क वाले हो ना जो कि रॉबिन को लेकर गए थे? रॉबिन को हमें वापस कर दो, समझ गए ना, वरना तुम लोग नहीं बचने वाले। ये मास्क वाला आदमी लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी इसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और तभी वो दूसरा वाला आदमी लूफी को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है और कहता है, सुनो, उस दूसरे वाले को भी यहाँ पर बांध दो और यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। कुछ देर बाद वो शिपराइट और लूफी नीचे जमीन के ऊपर पड़े हैं और पाउली लूफी से कहता है कि इसे माफ कर दे कि इसने इस पर शक किया। माफी मत मांगो, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए थे? मैं अपनी दोस्त को बचाने यहाँ पर आया था, तो प्लीज क्या तुम मेरे साथ उन सभी से लड़ सकते हो? इन सभी ने आइसबर्ग के साथ जो भी किया वो सब बहुत गलत था, मैं उन्हें इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ सकता। लूफी वो शुरू से मेरे टीचर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे शिपराइट बनने में हेल्प की है, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज मेरी मदद करो लूफी उन सभी से लड़ने में। हाँ मैं समझ गया, हम दोनों साथ में लड़ेंगे। और यहाँ पर हम आइसबर्ग और CP9 को देखते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है कि चुपचाप उस ब्लूप्रिंट को हमें दे दो। तभी एक कबूतर इसके कंधे पे आकर बैठ जाता है। वैसे तुम अब मरने ही वाले हो, तो अच्छा होगा कि तुम हमारे असली चेहरे देख लो। और ये बंदा अपना मास्क हटा देता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लूची होता है। काकू भी अपना मास्क हटा देता है और साथ ही इसके असिस्टेंट ने भी, जो कि खलीफा है। आइसबर्ग ये देखकर हैरान रह जाता है कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये सभी लोग इसी के बंदे थे जिन्होंने इन्हें धोखा दे दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब लोग गद्दारी कर भी निकले। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि प्लूटोन के असली ब्लूप्रिंट्स कहाँ पर हैं? यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि उस के पास आ जाता है ताकि उसे पकड़ सके और उसे देखकर पहले की बातों को याद करता है कि उसने बोला था कि इन पैसों से वो अपने दोस्त को ठीक करेगा। और इन सबको याद करने के बाद वो उस के पास आ जाता है। उस फ्रैंकी को देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? तुम ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। मैं हूँ फ्रैंकी, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारे कैप्टन से कुछ काम था।
जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही किडनैप कर लिया जाए। यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि सभी के सभी शिप राइट्स को मार चुका है। नामी सभी से कहती है कि इन्हें अंदर जाकर अब रॉबिन को ढूंढना चाहिए और ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि अपने आप को खींचकर अपने आप को उस ट्रैप से बाहर निकाल लेता है। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो। हाँ मैं समझ गया। यहाँ पर CP9 आइसबर्ग से कहती है हम सभी लोग CP9 हैं। हम लोग सरकार की इंटेलिजेंसी में से एक हैं। पूरी दुनिया में CP1 से लेकर CP8 तक की ग्रुप्स बने हैं, पर गवर्नमेंट ने CP9 को भी बनाया ताकि किसी को इसके बारे में पता ही ना चले, इसलिए कोई भी CP9 को नहीं जानता है। ये सुनकर आइसबर्ग कहता है कि हाँ ये यही सोच रहा था, इससे भी बस CP8 तक ही पता था। लूची ये सुनकर कहता है हाँ तुमने सही कहा, CP9 इंसाफ के लिए काम करता है। जब कोई भी सरकार के खिलाफ जाता है तो उसे मार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार ने अपने सोचने का तरीका बदल लिया है। अब वो चाहती है कि सभी प्राचीन हथियारों को हासिल किया जाए और इससे चल रहे महान पायरेट के युग को खत्म कर दे। पर क्योंकि अब तुमने प्लूटोन यानी कि उस प्राचीन हथियार के ब्लूप्रिंट्स को देने के लिए इनकार कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने CP9 की मदद ली है। आइसबर्ग ये सुनकर कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू से ही ताकतवर बनना चाहती थी और अगर उन्हें वो सारे के सारे प्राचीन हथियार मिल गए तो वो एक जंग को शुरू कर देंगे सभी पायरेट्स के खिलाफ। लूची सुनकर आइसबर्ग सान को एक लात मार के पीछे गिरा देता है। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? और सीधा सीधा ये बताओ कि वो ब्लूप्रिंट कहाँ पर है? तुमने हमें नकली ब्लूप्रिंट्स देने की कोशिश की। तुम्हें इस बात के बारे में पहले से ही पता था कि कोई ना कोई इसे लेने के लिए जरूर आएगा, तो तुमने पक्का उसे किसी और को दे दिया होगा। पर अभी नहीं, तुमने उसे कई साल पहले ही उसे दे दिया होगा किसी और को, जिसका मतलब है कि वो ब्लूप्रिंट अभी तुम्हारे पास है ही नहीं और हमारी निगरानी में हमें कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे तुमने उन्हें ब्लूप्रिंट्स को दिया होगा। वो पक्का एक शिपराइट होगा। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी तुम्हारे पहले के ग्रुप का नाम था टॉम वर्कर्स। इसमें से एक थे तुम, टॉम आइसबर्ग, और दूसरा था कुटी फ्लेम। टॉम तो पहले ही मर गया था और कुटी फ्लेम वो 8 साल पहले मर चुका था। पर हाँ, इस नाम से मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन एक आदमी आया था जिसने अपना नाम कुटी फ्लेम बताया था, पर बाद में उसने अपना ये नेम कभी भी यूज नहीं किया और तुमने भी कह दिया था कि यहाँ से चला जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुटी फ्लेम अभी भी जिंदा है और इसी शहर में रहता होगा। तुमने उसी को वो ब्लूप्रिंट्स दिए होंगे और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी ही था। ये सुनकर आइसबर्ग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर आइसबर्ग उन ब्लूप्रिंट्स को फ्रैंकी को देखकर कहता है कि सुनो, इन ब्लूप्रिंट्स को तुम रखो और यहाँ से चले जाओ और हाँ अपना नाम भी बदल लेना, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ब्लूप्रिंट्स किसी और के पास चले जाएं। काकू ये सुनकर कहता है जी सर, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो ब्लूप्रिंट्स पक्का फ्रैंकी के पास ही होंगे। और लूची कहता है वैसे मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, तुमने अच्छी चाल चली, तो अब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई। वो ब्लूप्रिंट्स अभी फ्रैंकी के पास है। और यहाँ पर नामी जोरो से कहती है जोरो, सामने के दरवाजे से अंदर जाओ, रॉबिन वहीं पर होगी। और यहाँ पर CP9 वाले कहते हैं तो आइसबर्ग, अब तुम्हारा कोई काम नहीं रह गया है। चलो ठीक है, अब हम फ्रैंकी के पास चलते हैं और उस ब्लूप्रिंट को लेते हैं। और तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है और पीछे से जोरो भी आ जाता है। बस इन्हीं की ही कमी थी। रॉबिन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे लूफी, इतनी देर से थे कहाँ पर? और यहाँ पर शिपराइट पॉली CP9 के असली चेहरे को देखकर कहता है एक मिनट रुको, क्या ये सभी लोग CP9 थे? तुम गद्दार, ये सब तो तुम्हारे दोस्त थे ना? इन सब ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और लूची ये सब सुनकर कहता है हम शुरू से ही गवर्नमेंट के एजेंट रहे हैं। और पॉली, मुझे माफ करना दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, पर कुछ भी हो, हम सरकार के आदमी हैं जो कि उन ब्लूप्रिंट्स को लेने के लिए गेरिला कंपनी में आए थे। ये सुनकर पॉली कहता है मुझे पहले से पता था जब मैंने तुम्हारी आवाज को सुना। और ऐसा बोलकर पॉली लूसी पर हमला कर देता है, लेकिन लूची इसे आसानी से डॉज कर देता है और उसके ऊपर अपनी फिंगर पिस्टल का यूज करके उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम में से कोई भी हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि CP9 में आने से पहले इन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग को दिया गया था, जिसकी वजह से इनका शरीर किसी हथियार की तरह बन चुका है। यहाँ पर पॉली पहले की बातों को याद करता है, पर क्यों? हम तो दोस्त थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर देना, ये हमारा एक मिशन था, क्योंकि अब तुम्हें हमारा मिशन पता है तो तुम्हें मरना होगा दोस्त। और लूसी ये सुनकर लूची पर अपने पैरों से हमला कर देता है, पर इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है। तुम्हारे किसी भी अटैक का हम पर कोई भी असर नहीं होने वाला और इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारा शरीर किसी लोहे की तरह बन चुका है। और ऐसा बोलकर लूफी को फिंगर पिस्टल मारकर पीछे फेंक देता है। एक सेकंड, तुम रबर के हो इसलिए बच गए। एक बात बताओ, तुम उस शिपराइट के दोस्त थे ना, तो तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? लूची बोलता है कि वो दोस्ती बस नाटक थी। अगर ऐसा है तो मेरी बात सुनो, मैंने पॉली से वादा किया था कि हम लोग मिलकर तुम्हें मारेंगे। वैसे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी लड़ाई तुमसे कभी नहीं थी। रॉबिन, तुम बताओ, तुम इनका साथ क्यों दे रही हो? मैंने पहले ही सांजी और चॉपर को बोल दिया था और फिर बोलती हूँ लूफी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं इन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं के साथ मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। जोरो सुनकर कहता है कि ऐसी क्या इच्छा थी इसकी कि अपने दोस्तों के साथ ही गद्दारी कर रही है? मुझे तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और तभी लूची कहता है वैसे बिल्डिंग 2 मिनट के बाद पूरी की पूरी टूट जाएगी ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना बचे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लूफी, फैसला अब तुम्हारे हाथों में। क्या तुम इस बात को मानते हो कि रॉबिन इस क्रू को छोड़ रही है? नहीं, अभी नहीं जोरो, रॉबिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम सभी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। रॉबिन को रोकने के लिए लूफी आगे बढ़ता है और तभी काकू और खलीफा लूफी को एक लात मार के पीछे फेंक देते हैं। ये देखकर जोरो सभी से कहता है नीचे झुक जाओ। नामी भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है ये सब कितने ज्यादा ताकतवर हैं, एक ही लात में पूरी की पूरी इमारत ही गिरा दी। जोरो काकू के ऊपर हमला कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस दिन भी झूठ कहा हो हमारे शिप के बारे में? और ये सुनकर काकू कहता है कि नहीं, उस दिन बहुत ज्यादा सीरियस था और वो सच था। और ऐसे बोलने के बाद जोरो और काकू आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर रॉबिन बस जाने ही वाली होती है कि तभी लूफी इसे रोक देता है और कहता है रॉबिन रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बात मान ले लूफी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और ऐसे बोलने के बाद रॉबिन यहाँ से चली जाती है और जोरो अपनी तलवार का यूज करके काकू के हथियार को तोड़ देता है। लूफी जाओ, रॉबिन को पकड़ो। और काकू कहता है जोरो लड़ाई पर फोकस करो दोस्त। और ऐसे बोलकर जोरो पर फिंगर पिस्टल का यूज करके इसे नीचे गिरा देता है। लूफी रॉबिन को रोकने की कोशिश करता है पर लूची इसे पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देता है। तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। तुम्हें क्या लगा ये छोटा मोटा कोई मिशन होगा? हाँ, ये मिशन बहुत बड़ा और जरूरी था, इसलिए इसे हमें ही कंडक्ट करना था। CP9 को हल्के में मत लेना दोस्त, तुम्हारे जैसे छोटे पायरेट्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे अब समय हो चुका है हमारे यहाँ से जाने का, पर जाने से पहले
मैं तुम सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद लूची अचानक से बहुत बड़ा होने लगता है। ये कितना बड़ा है, आखिर ये है कौन? और लूची एक बड़े से लेपर्ड में बदल जाता है। ये है मेरा असली रूप। ये देखकर लूफी बुरी तरह से चौंक जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे हम देखते हैं कि आग लग चुकी है और सभी शिपराइट्स देखकर कहते हैं लगता है ये सब उन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने किया है, जल्दी करो, हमें आइसबर्ग सान को बचाना होगा। और यहाँ पर लूची कहता है बिल्डिंग में आग लगना शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद ही ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और साथ ही CP9 के सभी सबूत भी। ये सुनकर पाउली कहता है तुम जो कोई भी हो, पर अगर तुमने आइसबर्ग को कुछ भी कहा तो तुम नहीं बचोगे। चॉपर लूसी से कहता है तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। हाँ तुमने सही कहा, इस पूरी दुनिया में 3 तरह के डेविल फ्रूट यूजर्स होते हैं, लुंगिया टाइप, सोल टाइप और पैरामीशिया टाइप। मैं आकार और शरीर को बदल सकता हूँ। CP9 की ट्रेनिंग और डेविल फ्रूट की ताकत मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक लात मारता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी गलीला बिल्डिंग ही टूट जाती है। सब लोग नीचे चलो, हम ऊपर नहीं जा सकते। और यहाँ पर चॉपर नामी को पत्थरों से बचाने के लिए उससे दूर फेंक देता है। और यहाँ पर पाउली आइसबर्ग सान के पास जाता है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ से जाने ही लगता है कि तभी देखता है कि CP9 इसके ठीक सामने है। पाउली देखकर कहता है मैंने तुम सभी को अपना दोस्त समझा था पर तुमने ये सब कर दिया। तुम अकेले ही थे जिसे लगा कि हम लोग कभी दोस्त बन सकते हैं। और ऐसा बोलने के बाद लूसी पाउली के पास जाने लगता है पर तभी लूफी इसके एक जोरदार पंच मार देता है और इसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि लूफी कुछ और कर पाता, लूची लूफी पर अपनी फिंगर पिस्टल का यूज करके हमला कर देता है और लूफी को पकड़कर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और लूची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर ये बंदा जोरो को भी मार देता है और इसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। और इसके बाद नामी को देखकर कहता है अब सिर्फ तुम बचे हो। और यहाँ पर दादी कोकोरो गैलीला कंपनी की बिल्डिंग को देख रही होती है। लगता है वहाँ पर आग लग चुकी है पर मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ सही रहेगा। क्या आप जानती हो ये सब कैसे हुआ? बच्ची ये सब कुछ उसी चीज के लिए हो रहा है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। इसके बाद हम CP9 को देखते हैं जो कि गैलीला कंपनी की जलती हुई बिल्डिंग को देखकर कहते हैं ये सब पायरेट्स ने किया, सबको यही लगेगा। अलविदा आइसबर्ग, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो पर सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। तो ठीक है, अब फ्रैंकी के पास चलते हैं और इस ब्लूप्रिंट को लिया जाए। नामी जमीन के ऊपर पड़ी होती है बहुत ज्यादा बुरी हालत में और गैलीला कंपनी के सभी लोग नामी को देखते हैं और कहते हैं ये तो उन्हीं में से एक है ना, अभी इसका क्या किया जाए? जब ये जग जाएगी तो इसके मेंबर्स के बारे में इससे पूछेंगे और उन सभी को पकड़कर नेवी को दे देंगे। यहाँ पर फ्रैंकी के सभी साथी चिल्लाकर कहते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी, हमने तुम्हारे उस लंबी नाक वाले मेंबर को पकड़ लिया है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो ब्रिज के नीचे आ जाओ। और तभी लूची यहाँ पर आ जाता है। मुझे फ्रैंकी का पता बताओ। क्यों बे, तू कौन है? चुपचाप उनका पता बता दो। शायद तुम्हें पिटना है। अरे सभी लोग लूची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि उस आपकी कहानी को सुनकर रोने लगता है। क्या कहा तूने? तूने अपने दोस्तों को छोड़ दिया बस एक शिप के लिए? उन दोस्तों को जिसके साथ तूने आज तक सफर किया है। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी तुम इस बात को समझ गए होगे कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। हाँ यार मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। दोस्त दोस्त न रहा उसाप बेचारा। अबे ओ बकवास करना बंद कर दे, ये कैसा गाना है? फ्रैंकी उस से कहता है अच्छा तो मैं अब समझा, तुम अपनी शिप के लिए उन 200 मिलियन पेरिस को ले रहे थे पर अब तुम बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो 200 मिलियन खर्च कर दिए। तुम चाहते क्या हो? क्या मैं तुम्हें मारूं? हाँ मुझे माफ कर देना यार, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे तुम्हारे लिए इतने ज्यादा जरूरी थे। पर हाँ, तुम्हारे उस दोस्तों ने भी मेरे साथी को बहुत ज्यादा मारा है, समझ गए ना? और साथ ही हमारा घर भी तोड़ दिया। उस सब सुनकर पहले की बातें याद करने लगता है। अच्छा तो ये सब छोड़ो, अब तुम अकेले हो तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो हमारे क्रिक को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया पर मैं अभी भी एक पायरेट ही हूँ। अरे यार तू कितना अच्छा है ना, मेरा फिर से तेरे लिए गाना गाने का मन कर रहा है, एक दिलदार पायरेट के लिए। दोस्त दोस्त न रहा वो सब बेचारा। अबे ओ मेरा मजाक बनाना बंद कर दे, समझ गया ना? पिट जाएगा अभी। और फ्रैंकी उस सबसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहीं पर इनकी शिप छोड़कर जा सकता है क्योंकि जगह काफी ज्यादा ऊपर है और पानी यहाँ पर नहीं आने वाला है। एको लगुना का तुम्हारा शुक्रिया पर मैंने सुना है कि एको लगुना हर साल आती है, क्या ये बात सच है? फ्रैंकी सुनकर कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन अब इन सभी को इसकी आदत पड़ चुकी है। पर चिंता की बात तो ये है कि हर साल इस पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से कुछ बिल्डिंग्स पानी के अंदर चली गई हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन ये पूरा का पूरा आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा। पर सी ट्रेन की वजह से लोगों को डर नहीं लगता है क्योंकि उसका यूज करके वो लोग कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम CP9 को देखते हैं जो कि उन सभी फ्रैंकी ग्रुप वाले मेंबर्स को हराकर फ्रैंकी के पास जाने लगते हैं ताकि उस ब्लूप्रिंट को ले सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस सब मैरी को ठीक करने में लगा होता है। मैं फिर से एक एडवेंचर पर जाऊंगा और वापस से ईस्ट ब्लू यानी कि अपने घर। फ्रैंकी सुनकर कहता है कि ईस्ट ब्लू नहीं जा सकता। जब इनकी शिप को यहाँ पर लेकर आया जा रहा था तब फ्रैंकी ने इसे ध्यान से देखा था। तुम्हारी शिप और आगे तक नहीं जा सकती और अब क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो इसे तोड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये शिप और ज्यादा नहीं चल सकती है, मेरी बात मान लो। अगर तुम इस शिप के साथ डूब कर मरना नहीं चाहते हो तो इसे छोड़ दो। ये ईस्ट ब्लू तो छोड़ो, अगले आइलैंड तक नहीं जा सकती है। एक शिप का काम होता है तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, पर अगर तुम्हारी शिप ये काम नहीं कर सकती तो ये कोई शिप नहीं है। फ्रैंकी मैरी के ऊपर का हिस्सा तोड़ देता है। ये देखकर उस आपको गुस्सा आ जाता है, हे रुक जाओ, और फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देता है। पर फ्रैंकी को इससे कुछ भी नहीं होता और बोलता है कि अगर इसे लगता है कि इसने झूठ कहा तो खुद जाकर नीचे देख सकता है। और ऐसा बोलने के बाद उस सबको पानी के अंदर फेंक देता है। उस सब पानी के अंदर होता है और मैरी को नीचे से टूटा हुआ देख कर रोने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है और उसे टूटे हुए हिस्से को उठाकर उसे मैरी के पास ले जाने लगता है और मैरी से कहता है मुझे माफ कर देना मैरी, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। हे, तुमने खुद देखा ना, मैरी और आगे तक नहीं जा सकती, ये पूरी तरह से टूट चुकी है यार। पर उस पे सुनकर गुस्सा हो जाता है, हे चुप हो जा वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गए ना? मुझे पता था कि मैरी और आगे तक नहीं जा सकती। इस आइलैंड पर आने से पहले ही मुझे सब कुछ पता चल गया था। पहले जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये कोई सपना है, पर शायद ये कोई सपना नहीं था। आधी रात को मुझे
मुझे हैमर चलने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था और जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने देखा कोई एक इंसान मैरी को ठीक कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, पर जब हमने सुबह देखा तो मैरी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस दिन के बाद उस ऑफिस सोचता रहा कि वो आदमी कौन था जिसने शिप को रिपेयर कर दिया था। उसने मुझे देखा और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें और आगे तक लेकर जाऊंगी। ये बात तुम्हें अजीब लग सकती है और तुम्हें शायद लग सकता है कि मैं पागल हो चुका हूँ, पर मुझे लगता है कि उस रात को जिसने शिप को ठीक किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी, या उसी की आत्मा थी। छोड़ो, तुम्हें ये सब कुछ बकवास लग रहा होगा। हाँ, मैंने इसके बारे में पायरेट्स की कहानियों में सुना है। एक परी है, जब भी मुसीबत आती है तो वो हेल्प करने के लिए आ जाती है। तुम अपनी शिप से जितना ज्यादा प्यार करोगे वो तुम्हारी उतनी ही ज्यादा मदद करेगी, और मुझे लगता है कि तुम्हारी शिप चाहती है कि वो तुम्हें अगले आइलैंड तक लेकर जाए। उस ऑफिस सुनकर कहता है कि इसका मतलब है कि जिसने इससे बात करी थी पहले वो कोई और नहीं बल्कि मैरी की आत्मा थी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ वापस चले जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी शिप बहुत दुखी होगी तुम्हारे दोस्तों के जाने की वजह से। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने अपने कैप्टन से फाइट की। मेरी बात मानो, ये और आगे नहीं जा सकती है। और पता है क्या, तुम्हारी शिप तुमसे प्यार करती थी, इसलिए इसने एक इंसान का रूप ले लिया। अगर ये रास्ते में तुम्हें लेकर डूब गई तो सबसे ज्यादा बुरा इससे खुद को लगेगा। और तभी कोई फ्रैंकी के साथी को मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर फ्रैंकी चौंक जाता है। ये सब किसने किया? और तभी CP9 वाले यहाँ पर आ जाते हैं। गैलीला कंपनी, तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे साथियों को मारने की। फ्रैंकी गुस्से में आकर CP9 वालों पर हमला कर देता है, पर ये बंदा इसके अटैक को रोक लेता है और कहता है, एक मिनट, तुम तो वही बार वाले हो ना? तुम यहाँ गैलीला कंपनी में क्या कर रहे हो? पर जो भी हो, मैं तुम्हें अपने साथियों को चोट नहीं पहुँचाने दे सकता। और तभी लूची यहाँ पर आकर फ्रैंकी के एक जोरदार किक मार देता है। मैं ये बात बार बार नहीं बताऊंगा। हम सभी लोग शुरू से ही गवर्नमेंट के लोग थे, और आगे तो तुम्हें पता ही होगा कि हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं, कुटी फ्लेम। फ्रैंकी ये सुनकर बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, पर पहले ये बात बताओ, आइसबर्ग ठीक है या नहीं? ये सुनकर लूची कहता है कि इन लोगों ने आइसबर्ग को कब का मार दिया है। तुम वही हो ना जिससे आइसबर्ग ने प्लूटोन की ब्लूप्रिंट्स दिए थे? चुपचाप उसे हमें दे दो। और ये सुनकर फ्रैंकी पहले की बातें याद करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, समझ गए ना? और लूची के ऊपर हमला कर देता है, पर लूची उसके अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है। और लूची फ्रैंकी को एक जोरदार हमला करके इसे पीछे दीवार में भिड़ा देता है। और लूची सामने देखकर कहता है कि आखिर किसका कमरा है। ये कमरा बहुत पुराना होता है और साथ ही यहाँ पर टॉम, फ्रैंकी और आइसबर्ग का नाम भी होता है, और इसे लगता है कि ब्लूप्रिंट पक्का यहीं पर होंगे। उसे हर जगह ढूंढो। और तभी एक फोटो को देखने लगता है, लेकिन तभी फ्रैंकी वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, हे, रुक जा, तुम उसे नहीं छू सकते। तुम्हारे जैसा एक इंसान हमारे परिवार की फोटो को नहीं छू सकता। और इस सीरीज का 22nd पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज इसके पिछले पार्ट पर लाइक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करके जाना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।